पेज 18.76 क्वेश्चन नंबर 18, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। अभी तो सवाल शुरू भी नहीं हुआ। क्या शाम के 7 बजे का अलार्म लगा रखा था क्या? एटीन 18.76। चलो 18.76 पर आओ और साथ साथ करेंगे। हाँ साथ साथ करेंगे, हाँ साथ साथ तो करेंगे। हाँ ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा अच्छा लगता है सोचने में, ऐसा चलो अच्छा आओ। ऑन अ सीरियस नोट, इसमें जो पहले 6 एडजस्टमेंट्स है, मैं सारी एडजस्टमेंट सॉल्व मैं करवाऊंगा साथ में, फिर बची हुई पोस्टिंग वो आपको करनी होगी, ठीक है? चलो तो मैं फटाफट पहले एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तेज करना मेरे साथ साथ। तो पहले एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे, नीचे से पढ़ेंगे सवाल, सीधा नीचे से एडजस्टमेंट से। चलो अच्छा बात ही नहीं। सबसे पहले डेप्रीसिएशन 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी पर 5% और फिक्सचर्स और फिटिंग्स पर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, ठीक है? तो P&L पे लिखो P&L में लिखो 2 डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और 2 डेप्रीसिएशन फिक्सचर्स एंड फर्नीचर। चलो अब प्लांट एंड मशीनरी का 5% निकालो और मुझे बताओ। 2750। और फर्नीचर एंड फिक्सचर का 10% निकालो। 172। और ये हाथ के हाथ आप कहाँ पे भी माइनस करोगे? बैलेंस शीट में। चलो तो बैलेंस शीट में चलें। पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी 55,000 माइनस डेप्रीसिएशन 2750। तो बताओ कितने रुपए आएगा बाहर? 52250। और इसी तरह लिखो फिक्सचर एंड फर्नीचर 1720 माइनस डेप्रीसिएशन 172। तो कितना आएगा बाहर? 1548। चलो सही बताया था मतलब, ठीक है? तो समझ गए पहली एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट समझ गए ऐसे करने का। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको सन्ड्री डेटर्स का 2.5% प्रोविजन बनाना है। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, बैड डेट्स वाला, प्रोविजन वाला। चलो जी, तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस में देखो क्या कोई बैड डेट्स या क्या कोई पुराना ओपनिंग प्रोविजन दे रखा है हमें या नहीं दे रखा है। देख लिया आपने ट्रायल बैलेंस? चलो मुझे तो देखने दो। इसमें ना तो कोई बैड डेट है, हाँ डेटर्स तो होंगे, लेकिन ना ही कोई ओपनिंग प्रोविजन है।
चलो तो बस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, तो यही लिख लेते हैं, लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बैठी तीनों लड़कियां बातें कर रही हैं, लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें ना तो कोई ओल्ड बैड डेट है, ना ही कोई न्यू बैड डेट है, और ना ही कोई ओपनिंग प्रोविजन है, ध्यान रखना, इसीलिए डायरेक्टली लिख दिया। अगर बाकी चीजें होती तो फिर वैसे करना पड़ता। अब डेटर्स आपको दे रखे हैं, सर कितने दे रखे हैं, 47,800। तो 47,800 का 2.5% निकालिए, 1195। तो आप लिख लो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1195। और एक कहां से माइनस होगा, लिखो डेटर्स, लिखो अंदर के कॉलम में माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1195 46605। चलो इसके बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अगले एडजस्टमेंट में दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹150। तो रेंट आउटस्टैंडिंग तो आपको पता ही है, पहले तो आपको टू रेंट लिखना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस में देखो रेंट कितना दे रखा है, हाँ तो उसी को मान लेंगे, उसी को रेंट मान लेंगे। हाँ 1765। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करोगे आप बच्चे इसमें, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 150। तो बाहर कितना आएगा, 1915। और कहीं और भी जाएगा ये या बस खत्म, बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट 150। चलो ठीक है, समझ आ गए कैसे करने का है आउटस्टैंडिंग रेंट का। इसके बाद डी पॉइंट, डी पॉइंट में लिखा है इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है 70 रुपी। तो पहले तो आप लिखो टू इंश्योरेंस, और ट्रायल बैलेंस में देखो जी इंश्योरेंस नाम का खर्चा कितना दे रखा है, 570। अब उसमें प्रीपेड क्या करोगे आप, माइनस, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करते हैं, 70 रुपए माइनस, तो कितना आएगा बाहर, 500। और क्या ये कहीं और भी जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बताओ कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड पर। उसके बाद जी ई पॉइंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज ₹800 एंड 350। मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दे रखे हैं आपको और आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दे रखे हैं आपको। तो ये दोनों चीजें आपको पता है कहाँ कहाँ लिखनी है। पहले तो वेजेस बताओ, वेजेस कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहले तो आप वेजेस लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना दे रखा है वेजेस, 9915। तो इसमें प्लस करोगे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपए, 10,715।
और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और कहाँ जाएंगी जी? बताइए जी। लाइबिलिटी कह रहे हैं बच्चे। और इसी तरह आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा है 350। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखा है 350, तो सैलरीज कहाँ पे आएंगी? सैलरीज आएंगी जी P&L अकाउंट में। तो आप ढूंढो सैलरीज कितने रुपए दे रखा है? 3745। तो उसमें क्या करोगे आप? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 350। तो कितना आ जाएगा बाहर? 4095। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी और कहाँ लिखनी है? लाइबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया? ये वाली एडजस्टमेंट समझ आ गई? और बस इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, इसमें तो आप चैम्प हो। इसमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 16,580। तो बताइए जी, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है? सही। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख लोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,580, और एक आप एसेट साइड पर लिख लोगे क्लोजिंग स्टॉक 16,580। ठीक है जी। तो मैंने सारी एडजस्टमेंट अब करवा दी हैं। अब आपको बस ट्रायल बैलेंस से आइटम देख देख के पोस्टिंग करनी है, बाकी आप बनाओ। चलो इसका आंसर पूरा वाला चेक करो। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस। बाकी ये 3 क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ आप बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? चलो सही है, वेरी गुड। तो फटाफट से आप भी मेरे साथ साथ रिकॉर्ड करो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000, और पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म आज कोई नहीं लिखनी है। कहीं ग्रॉस प्रॉफिट को GP लिख लो, नेट प्रॉफिट को NP लिख लो। आज प्रेजेंटेशन पे ध्यान लगाना है पूरा। चलो इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट दे रखी है, डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। मशीनरी को 10% डेप्रीशिएट कर दो और फर्नीचर को 20% डेप्रीशिएट कर दो। चलो तो लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। अच्छा बातें मत करो कृपया करके, मेरा सविनय निवेदन है आप बच्चों से। बस मुझे अमाउंट निकाल के बस मुझे बता दो, इतनी सहायता करते रहो। पहले मशीनरी का 10% बताओ। 2400। और उसके बाद टू डेप्रीशिएशन फर्नीचर का 20% निकाल के मुझे बताओ। 300। ठीक है, तो ये आप लिख लो। पहले तो यहाँ पे P&L में लिख लो। और ये डेप्रीसिएशन और कहाँ जाएंगे? एसेट में से माइनस हो जाएंगे। तो लिखो पहले मशीनरी 24,000 में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो 2400। तो बताओ कितना आएगा बाहर?
21,600। उसके बाद लिखो फर्नीचर 1,500 रुपये, उसमें से माइनस कर दो डेप्रीसिएशन 300, तो ये बचेगा 1,200। ठीक है जी, तो ये वाली एडजस्टमेंट समझ आ गई डेप्रीसिएशन की। उसके बाद अब आते हैं तीसरी एडजस्टमेंट पर। थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है वेजेस ₹5,000 एंड सैलरीज ₹2,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है 5,000 और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 2,000। तो आपको याद है क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग का? प्लस कर देते हैं। तो पहले तो आपको वेजेस लिखना पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस में ढूंढो वेजेस कितना दे रखा है, 40,000। तो इसमें आपको प्लस करना होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस इसमें प्लस कर दो। और इसी तरह सैलरी भी दे रखी थी आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो आपको सैलरीज ढूंढनी है ट्रायल बैलेंस में। कितना दे रखा है? 24,000, और उसमें आप प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, तो ये आएगा 26,000। अच्छा, फिर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं और भी जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। तो लाइबिलिटी में आप लिख लो आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। ठीक है, यहां तक समझ आ गया पहले सबको? इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट मैं दोबारा समझा देता हूं। इसमें लिखा है राइट ऑफ ₹500 एज बैड डेट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्रोविजन 5%। ऑल्सो क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिखाता हूं कि ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% क्या होता है। इसको अभी छोड़ दो, तो बाकी एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ये न्यू बैड डेट्स दे रखा है आपको 500 और क्लोजिंग प्रोविजन आपको दे रखा है 5%। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो किसी बच्चे को याद है क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही, बड़ी जल्दी बताया। देखो और करने तो पहले 2 बैड डेट लिखते हैं, प्लस करते हैं उसके नीचे न्यू बैड डेट, प्लस करते हैं उसके नीचे क्लोजिंग प्रोविजन, और माइनस करते हैं उसके नीचे ओपनिंग प्रोविजन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था पहले। तो इसमें बैड डेट्स, पहले तो आप बैड डेट्स ढूंढो ट्रायल बैलेंस में। कितने दे रखे हैं बैड डेट्स? 1,000। उसके बाद न्यू बैड डेट्स कितने दे रखे हैं आपको? बताओ, न्यू बैड डेट्स आपको कितने दे रखे हैं जी? 500। ये एडजस्टमेंट वाले जो होते हैं इनको न्यू बैड डेट्स बोलते हैं। अच्छा, फिर प्रोविजन आपको निकालना है 5% का। तो आपको याद है 5% किस पर कैलकुलेट करते हैं? डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस करके। तो डेटर्स ढूंढो आप, कहां दे रखे हैं आपको? 40,000। तो 40,000 में से पहले 500 रुपए माइनस करो,
39,500, तो 39,500 का 5% आएगा जी 1975। ठीक है, समझ आ गया क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालते हैं। और माइनस ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे होंगे। बताओ कितने दे रखे हैं। हाँ, बैड डेट्स रिजर्व को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही बोलते हैं, तो ये बैड डेट्स रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही होता है। तो ये आपका ओपनिंग प्रोविजन माइनस हो जाएगा। तो बताओ बाहर कितने रुपए आएंगे सॉल्व करके। गलत जवाब, 2675। कितना बताया था बच्चों ने। अच्छा, अब ये चीजें कहीं और भी जाएंगी या बस खत्म। बैलेंस शीट में तो पहले तो आप लिखो डेटर्स। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो। पहले तो आप लिखो डेटर्स 40,000, फिर इसमें से पहले क्या माइनस करते हैं, न्यू बैड डेट्स 500 रुपए, और क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन। ठीक है, बस अभी इसको सॉल्व मत करना, इसको ऐसे लिख के भी छोड़ देना 1975। ठीक है, अभी इसको आंसर मत निकालना, इसको बस अभी इतना लिख के छोड़ दो। अब मुझे आपको एक नया पॉइंट सिखाना है। इसी एडजस्टमेंट में एक नया पॉइंट दे रखा था, इस पॉइंट का नाम था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये आज से पहले कभी नहीं आया, तो ये अभी आपको एक नया पॉइंट सिखाता हूँ। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसने बोला 2% कैलकुलेट करो, उसने बोला 2% कैलकुलेट करो। तो अब कौन बच्चा बताएगा कि 2% हम किसका कैलकुलेट करेंगे। बताइए जी, 2% किसका कैलकुलेट करोगे आप। अगर आप 2% डेटर्स का कैलकुलेट करोगे तो ये गलत है। डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट। अगर आप डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट निकाल के फिर कैलकुलेट करोगे तो भी गलत है। इसमें आपको क्लोजिंग प्रोविजन भी माइनस करना पड़ेगा जो निकाला था अभी अभी। तो जब आप डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स और क्लोजिंग प्रोविजन दोनों माइनस कर देते हो तो फिर जो वैल्यू बचेगी, सर फिर क्या वैल्यू बच रही है आप बताओ। तो फिर वैल्यू बच रही है 37525। तो आपको इसका 2% निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस पर निकालते हैं आप। डेटर्स में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, न्यू बैड डेट्स और क्लोजिंग प्रोविजन। तो ये दोनों माइनस करके जो बचेगा उसका 2% निकालते हैं। तो बस आप ये नोट कर लो अपने वर्किंग में, ये पोर्शन नोट कर लो आप छोटा सा वर्किंग में। मैं तब तक आपका कैलकुलेट कर देता हूं कितना आएगा। ये आएगा 751, 751 रुपए। तो आप लिख लो 751। ठीक है, पहले लिख लो 751।
ये वाला समझ गए कि इसमें क्या क्या चीजें लेनी है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? उसके बाद अब कौन बच्चा बताएगा? 751 तो निकाल लिया, अब इसको कहाँ रिकॉर्ड करें? ये एडजस्टमेंट है, ये दो जगह जाने वाली है अभी, वैसे ये दो जगह जाएगी। चलो एक तो बिल्कुल सही बताया, डेटर्स में से तो माइनस हो जाएगा, तो आप डेटर्स में से माइनस करो। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 751, तो डेटर्स में से माइनस करो 751, तो डेटर्स का आंसर आ जाएगा जी 36774। चलो एक तो आपने सही बताया, डेटर्स में से तो माइनस हो गया, डेटर्स में से तो माइनस हो गया। दूसरी जगह कहाँ जाएगा ये? P&L अकाउंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी जगह ये P&L में जाएगा, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 751। चलो समझ गए, दो जगह चला जाएगा 751। और ये कैसे निकाला है सबको समझ आ गया? डेटर्स में से क्या दो चीजें माइनस करनी है, फिर से रिवाइज कर लो, न्यू बैड डेट्स और क्लोजिंग प्रोविजन। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आओ लास्ट एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन की। लास्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जुलाई। आपने इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई में खरीदी एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार को अंडरलाइन कर लो। नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार का मतलब है, अंडरलाइन करके लिख लो, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट एक्रूड। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट एक्रूड। तो जो आपके एडजस्टमेंट में लिखा है ना, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार, उसका मतलब होता है इंटरेस्ट एक्रूड। चलो तो पहले आप ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट देखो। ट्रायल बैलेंस में आपको इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखा है 6% इन्वेस्टमेंट 50,000। तो अब आप बच्चे मुझे बताइए, ये 6% का कुछ यूज है, ये बेकार की चीज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड। तो आपको इंटरेस्ट जो निकालना पड़ेगा वो कितने परसेंट निकालना पड़ेगा? 6%। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ आ गया सर, लेकिन एडजस्टमेंट में उसने दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट हमने 1 जुलाई में खरीदी है, तो उस डेट का भी कोई लेना देना है या वो ऐसी बेकार की बात दे रखी है? हाँ जी, कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा ये कैलकुलेट करना, बिल्कुल सही। तो आपको ना 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो बच्चों ने बताया 9 मंथ्स, तो बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? ये आएगा जी 2250। 2250। तो इसको इंटरेस्ट एक्रूड बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये नोट कर लो अपना वर्किंग में, इसको इंटरेस्ट एक्रूड बोलते हैं। 2250, तो इसको इंटरेस्ट एक्रूड बोलते हैं। अब बताओ जी, कौन बच्चा बताएगा ये इंटरेस्ट एक्रूड कहाँ कहाँ दो जगह जाएगा? चलो बैलेंस शीट में तो एसेट, वेरी गुड, इंटरेस्ट एक्रूड 2250, ये तो सही बताया आपने, एसेट साइड में जाएगा। और दूसरा कहाँ जाएगा?
P&L का क्रेडिट साइड कह रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही। टू 2250। इसको इन्वेस्टमेंट में प्लस नहीं करोगे, ये पूछ रहे हो आप। इंटरेस्ट एक्रूड को इन्वेस्टमेंट हम अलग से भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें ऐड करो या नहीं करो। इन्वेस्टमेंट आप अलग लिख सकते हो, ऐड करना चाहो ऐड भी कर सकते हो, बात एक ही होती। चलो हो गई पांचों एडजस्टमेंट। चलो अब फिर ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम पोस्ट करना शुरू करें। चलो मेरे साथ साथ करना चाहते हो आप पोस्टिंग? बताओ हाँ या ना। यस सर। चलो आज नलायकों की बात मान लेते हैं। चलो फिर पहला आइटम लिखा है कैपिटल, तो लिखो फिर मेरे साथ साथ तेजी से करो पोस्टिंग। लिखो कैपिटल अंदर की साइड 1,20,000। उसके बाद लिखा है ओपनिंग स्टॉक। चलो बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। उसके बाद दे रखा है फर्नीचर, वो रिकॉर्ड कर चुके। उसके बाद लिखा है सेल्स, बताओ सेल्स कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स अंदर के कॉलम में 4,35,000। उसके बाद दे रखा है जी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या करते हो आप? परचेज में से माइनस कर देते हो परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न माइनस कर देता हूं 4,000। उसके बाद रेंट दे रखा है, तो रेंट कहाँ पे जाएगा? P&L अकाउंट, तो P&L में आप लिख लो टू रेंट 5,000। उसके बाद सैलरीज आपने लिख लिया, बैड डेट्स आपने लिख लिए, डेटर्स आपने लिख लिया, बैड डेट रिजर्व आपने लिख लिया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बताओ कहाँ जाएगा? P&L, तो लिखो जी टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद आपको दे रखा है पेटेंट्स। पेटेंट्स बताइए जी कहाँ जाएगा? एसेट में, वेरी गुड। पेटेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं, तो पेटेंट्स लिख लेते हैं 4,800। उसके बाद चलो अगला आइटम दे रखा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या करने का? कैपिटल में से माइनस, तो ड्राइंग्स आप कैपिटल में से कर दो माइनस। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद परचेज आपको दे रखा है 295। उसके बाद दे रखा है आपको इंश्योरेंस। बताइए जी इंश्योरेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L में, ठीक है। ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू इंश्योरेंस 1,500 रुपये। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न किस में से माइनस? सेल्स में से माइनस 7,000। उसके बाद जी ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? क्यों? इसका नाम तो ट्रेड है, तो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा ये? नहीं सर कह रहे हैं बच्चे। चलो सही कह रहे हैं।
तो लिख लो P&L में 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 2000। उसके बाद लिखा है वेजेस, वो तो रिकॉर्ड कर लिया। फिर लिखा है 6% इन्वेस्टमेंट, वो भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिटर्स लायबिलिटी। उसके बाद आपको दे रखा है कैश, एसेट में लिख दोगे आप कैश 12,220, 12,200 सॉरी। और आखिरी आइटम मिसलीनियस रिसिप्ट्स। बताइए मिसलीनियस रिसिप्ट्स P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये तो आपके लिए फायदा है। 1200। चलो तो पहले सेल्स बाहर लिखते हैं, कितना आएगा? 4,28,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 5,03,000। और परचेज कितना आएगा बाहर? 2,91,000। तो माइनस करो तो आपका पूरा लिखना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है, पूरा लिखना 1,22,000, ठीक है। ये बैलेंस बचेगा। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट को? P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,000। चलो आप क्रेडिट का टोटल मैं करता हूँ, डेबिट का टोटल आप करो। डेबिट का टोटल कितना बता रहे हैं सर आप? 626। मेरा क्रेडिट का तो आ रहा है 125,450। तो एक बार माइनस करके देखें क्या आ रहा है नेट प्रॉफिट। माइनस करके मैच कर रहा है, हाँ जी मैच कर रहा है, तो सही बताया आपने। तो क्रेडिट का टोटल है 125,450, 125,450। डेबिट का टोटल था 46626। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 78824, 78824। और फिर ये नेट प्रॉफिट आप कहाँ पे लिख दोगे? कैपिटल में प्लस कर दोगे, तो कर दो प्लस 78824। तो बताओ कैपिटल बाहर कितना आएगी? 177,824। चलो मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल करता हूँ, आप एसेट साइड का टोटल करो। हाँ, किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे से पूछो, या कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया एसेट साइड का टोटल आ रहा है 203,824 और लाइबिलिटी साइड का भी सेम आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी।
इसमें पहले एडजस्टमेंट समझ आ गई सबको? बताओ, एडजस्टमेंट सबको समझ आ गई? चलो ठीक है बस।